जी अभी हमने सिक्स चैप्टर स्टार्ट करना है। चौथा पांचवा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। सिक्स चैप्टर भी आप देखें, बहुत शार्ट सा और बहुत आसान सा चैप्टर है। फोर्स और मोशन। सही है। फोर्स और मोशन के वाले से कुछ चीज़ें आपको वैसे भी पता होंगी। सही है। फोर्स कोई भी ताकत लगाना किसी भी चीज़ पे और उसके नतीजे पे मोशन पैदा होता है। सही है। यानी फोर्स एक्शन है और मोशन रिएक्शन है, तो ये जो दो चीज़ें हैं, सही है। ये आप देखें, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, इस चैप्टर में आप क्या कुछ सीखेंगे, थोड़ी सी चीज़ें हैं। सबसे पहले फोर्स और मोशन विद एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। आसान सी एग्जांपल्स हैं। मिसाल तौर पे ये देखें, ये बच्चा है, इसको ये फोर्स लगी। सही है। तो इस ये चलना शुरू हो गया, और ये जो चलना है इसका, इसको हम कहेंगे मोशन। तो आसान सी डिफिनेशन है, कर देख लेते हैं। अगर आ जाती है तो, द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग, किसी चीज को धकेलना या खींचना, क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। सही है। द एक्ट ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग इज ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अच्छा, एग्जाम्पल ऊपर दे दिया उसने। सही है। फोर्स कैसे लगती है, उसके नतीजे में मोशन पैदा होता है, ये भी फोर्स है। सही है। कोई चीज़ आप जो है वो, इसने ये बोतल पे फोर्स लगाई है, और फोर्स के नतीजे में मैटर जो है उसकी शेप भी जो है उसमें चेंज आती है। ये अब डिटेल अगली क्लास में पढ़ेंगे। सही है। फिलहाल आप ये देखें कि शेप कैसे कैसे चेंज हो सकती है फोर्स से। तो ये उसने असाइनमेंट के तौर पे दी हुई है, बहुत आसान है। सही है। मोशन किसको कहते हैं? अब मोशन देखें, फोर्स के नतीजे में जो हरकत पैदा होगी उसको हम मोशन कहेंगे, सिंपल वर्ड्स में। सही है। अच्छा, ये देखें, मोशन की मुख्तलिफ किस्में हैं। फिर उसने मोशन की डिफिनेशन जो की है वो है कि द प्रोसेस इन विच बॉडी चेंज इट्स पोजीशन। सही है। ये देखें, ये डिफिनेशन है, प्रोसेस इन विच बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। सही है। ये पोजीशन चेंज हो जाती है इसमें। सही है। फोर्स के नतीजे में। अब फोर्स और मोशन की डिफिनेशन आपने कर ली। आगे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो है ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के हवाले से देखें, ग्रेविटी के नतीजे में भी मोशन पैदा होता है। सही है। अब ये फुटबॉल को उसने फोर्स लगाई है, और वो दोबारा ज़मीन पे अगर आ रहा है तो वो ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। तो बहरहाल, फोर्स, मोशन, ग्रेविटी बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। फ्रैक्शन थोड़ी सी समझने की चीज़ है। सही है। ये आपने समझनी है। फ्रैक्शन ऐसी चीज़ है, ये देखें डिफिनेशन, फ्रैक्शन इज द फोर्स दैट स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। अब मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको अब हमने फोर्स लगा दी, उसमें हरकत पैदा होगी, मोशन पैदा हो गया, तो वो रुकेगी कैसे? सही है। इसके साथ लिंक्ड है फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो, अपनी सादा जुबान में समझने के लिए रगड़ कह लें, जो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे रखी गई है, जिस तरह ग्रेविटी है। सही है। और भी फोर्सेस हैं। तो फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, जो मिसाल तौर पे कोई बाल है, आप उसको, ये देखें, फुटबॉल को इसने यहाँ से फोर्स लगाई इस पे। सही है। मोशन पैदा हुआ भी, ये कहीं भी रुकेगा भी। अगर फ्रिक्शन ना होती तो ये कहीं भी ना रुकता। सही है। तो फ्रिक्शन के बहुत से एडवांटेज हैं, बहुत से नहीं, एक दो डिसएडवांटेज हैं। सही है। वो अब हम देखते हैं। फोर्स का जो है वो डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो आपने पढ़ लिया। कोई भी चीज़ है देखें, ये हरकत में आती है तो फ्रिक्शन की वजह से रुकती है, नहीं तो ये सारी जिंदगी जो है वो मूव ही करती रहे। इसी तरह इंसान चलता है या रुकता है या गाड़ी चलती है। सही है। ये सारा फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन की कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो भी आप समझ लें डेली लाइफ से। ये देखें, मैच स्टिक है, ये जो आप माचिस जलाते हैं। सही है। तीली, ये जो इसमें रगड़ से जो तीली जलती है, ये भी फ्रिक्शन है। सही है। ये डेली लाइफ में बहुत बड़ी एग्जांपल है। ये गाड़ी चल रही है या रुक रही है, ये देखें, ये जो मैह है, ये इसमें लकड़ी में या किसी भी चीज़ में आप लगाते हैं, ये भी फ्रिक्शन की वजह से है। तो आपसे फ्रिक्शन की एग्जांपल में से पूछे तो आपने ये यूजफुल एप्लीकेशंस, कुछ करामत जो है फ्रैक्शन की एडवांटेज एप्लीकेशन है। अब डिसएडवांटेज क्या है, वो हम देखते हैं। एक दो डिसएडवांटेज हैं, वो भी ना होने के बराबर हैं। जाहिर बात है, अब इतना फायदा है फ्रैक्शन का। वो ये है कि ये जो गाड़ी के टायर फटते हैं। सही है। क्योंकि इनको रगड़ लगती रहती है जब गाड़ी चलती है, तो ये फ्रैक्शन की वजह से, उसके फायदे तो हैं लेकिन टायर भी फट जाते हैं, खराब होते हैं। जूते फट जाते हैं, ये देखें, शूज टू वेयर आउट, ये भी फ्रैक्शन की वजह से। या मशीन खराब हो जाती है, मशीन के पुर्जे खराब हो जाते हैं, वो भी फ्रैक्शन की वजह से। ऐसे ये देखें, पार्ट्स ऑफ मशीन, पार्ट्स ऑफ मशीन, ये सारे आपने याद रखने हैं। ये फ्रैक्शन के डिसएडवांटेज बता रहे हैं थोड़े से। अब आगे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, सिंपल मशीन की टाइप्स उसने बताई हैं। सिंपल मशीन, सादा मशीन जो होती है उसकी तीन टाइप्स उसने की हैं। अपनी डेली लाइफ में भी आप मिसालों से समझ लेंगे, बहुत आसान है। सही है। ये देखें, लेवर, लेवर आपने, या इसका दूसरा नाम होता है सीसा।
आपने देखा होगा स्कूल में बच्चों के लिए रखा होता है, एक तरफ एक बच्चा बैठा होता है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा होता है, सही है। तो एक एक जो है, या इसको एक तरफ लोड होता है, एक तरफ जो है वो एफर्ट होती है, दूसरी तरफ लोड रखा होता है, दरमियान में फलक्रम होता है, ये याद रखना है, सही है। ये फलक्रम है, ये दरमियान में जो है ये फलक्रम है, सही है। अब ये लेवर है, सिंपल सी मिसाल है लेवर की। या फिर कैंची देखें, ये काट रहे हैं कोई चीज कैंची से, ये जो है यहाँ से एफर्ट लगा रहे हैं आप, ये एफर्ट है, आप हाथ से लगा रहे हैं। ये जो चीज है काटने वाली, सही है, दूसरे साइड पे, और ये दरमियान में फलक्रम है, ये जो है ये फलक्रम है दरमियान में कैंची का। इसी तरह ये देखें नीचे एक और मिसाल दी हुई है, ये एफर्ट है जो आप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ लोड है, और ये फलक्रम है, सही है। दरमियान में होते हैं फलक्रम हमेशा, ये याद रखें। ये देखें एफर्ट लोड और दरमियान में फलक्रम, बहुत आसान है लेवर की मिसाल। दूसरी जो पुली है, अब पुली आप एग्जांपल से समझेंगे, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। पुली के दो बुनियादी तौर पे काम है, सही है। एक, आप ये जो पानी निकालते हैं, सही है, ये पुराना तरीका था पानी निकालने का, भी कहीं कहीं है, कुएं से, या आप अपनी जुबान में कहें बोकी के जरिए पानी निकालते हैं, सही है। तो इसमें चार चीजें, पुली में चार चीजें इस्तेमाल होती हैं, आपने याद रखने हैं। रस्सी तो होती है, रोप, ये एक व्हील होता है, सही है, इसको ग्रूव्ड व्हील कहते हैं, सही है। आपने इसका फर्क याद रखना है, ये एमसीक्यूज एक बार आया हुआ था, क्योंकि आगे हम गियर पे आ रहे हैं। गियर में टूट व्हील होता है, सही है, नुकीले व्हील होते हैं, इसमें बिल्कुल फ्लैट व्हील होता है, ये इसको कहते हैं ग्रूव्ड व्हील। ये आपने याद रखने, पुली में पूछ सकते हैं कौन सा व्हील है। रस्सा है, ये तो आसान चीज़ है। एफर्ट है, ये आप हाथ से जो है वो खींच रहे होते हैं पानी को नीचे, ये बोतल या जो भी गियर होता है, ये लोड है। चार चीज़ें होती हैं पुली बनाती हैं। इसी तरह पुली का दूसरा इस्तेमाल क्या है, फ्लैग। ये भी एक बार आया हुआ था कि फ्लैग में कौन सी सिंपल मशीन इस्तेमाल होती है, पुली होती है, सही है। देखें इसमें भी सिंपल है, व्हील है, ऊपर ऊपर व्हील लगा होता है, आपने देखा होगा झंडा जब उतारते हैं चढ़ाते हैं स्कूल में, ये झंडा जो है इसको आप कह लें लोड, ये एफर्ट यहाँ से लग रही है, और व्हील है चार, इसमें भी चार पार्ट्स मुकम्मल हो जाते हैं, सही है। अच्छा, ये पुली के जरिए क्या होता है, पुली जो है असल चीज क्या करती है, काम आपका आसान कर देती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है, सही है। कहते हैं चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक इट इजी टू वर्क विद पुली, सही है, ये पुली का बुनियादी काम है, सही है। आगे जो है वो गियर है। गियर आपने देखा होगा, जो है कुछ बाईसाइकिल में भी गियर होते हैं, सही है। अब पीछे मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखने पुली में ग्रूव्ड व्हील होते हैं, क्योंकि गियर में टूट व्हील होते हैं, ये देखें टूट व्हील, ये जो है नुकीले होते हैं, ये देखें, इसका फंक्शन होता है, ये छोटा गियर है, स्मॉल गियर, ये बड़ा गियर है, सही है। तो गियर जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं हमारी डेली लाइफ में, सही है। बाईसाइकिल में होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ग्राइंडर्स, ग्राइंडर्स में होते हैं, सही है, स्पीड स्लो तेज करने के लिए। गियर का काम जहाँ भी होगा स्पीड स्लो तेज करना है। शुगर कैन जूस मशीन, ये आपसे पूछ ले नीचे, अगर कह ले शुगर कैन जो गन्ने की मशीन होती है उसमें या ग्राइंडर में कौन सा गियर, कौन सी सिंपल मशीन इस्तेमाल होती है, तो आपने गियर करना है, सही है। साथ उसने तीन ऑप्शन और दिए होंगे। आखिरी बहुत आसान है, इंक्लाइंड प्लेन या रैंप भी कहते हैं। ये अस्पतालों में आपने देखा होगा, जो मरीज होते हैं उसको व्हील चेयर के जरिए ऊपर लेके जाते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट सर्फेस होती है, सीढ़ियाँ नहीं होती, क्योंकि सीढ़ियों से मरीज नहीं जा सकते। ये देखें इंक्लाइन प्लेन होते हैं, एक तरफ से ऊपर होती है, ये नीचे ज़मीन पे होते हैं। या फिर मजदूर जो काम करते हैं, आपने देखा होगा उन्होंने इस तरह का फट्टा लगाया होता है, ऊपर रेडी लेके जा रहे हैं, बहुत आसानी से जो है चली जाती है, वापस आती है, सही है। तो लोड भी कम हो जाता है उसका। ये आपका हो गया चैप्टर 5 6 कंप्लीट। बहुत आसान चैप्टर था, ये देखें की पॉइंट्स आप पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीज़ें दोबारा क्लियर हो जाएंगी, एक्सरसाइज होगी। अब जो है हम चैप्टर 7 पे आते हैं, ये भी बहुत छोटा सा और आसान चैप्टर है, सही है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है वो क्या है, अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज, ज़मीन और उसकी उसके वसाइल। ज़मीन के अंदर कौन कौन से वसाइल हैं, थोड़े से हम पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लासेस में भी डिटेल है, सही है। इस चैप्टर इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे मेन चीज़ है कि इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले वो ये है कि अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, आपने याद रखने हैं। अर्थ सरफेस जो होती है वो सराउंडेड बाय एयर, ये देखें, हमें नजर नहीं आती लेकिन हवा हर जगह मौजूद होती है, और जमीन को उसने घेरा होता है। ये आपसे पूछ लिया अगर अर्थ इज सराउंडेड बाय डैश एयर वाटर, कुछ भी कह सकते हैं, तो आपने एयर करना है, पहली चीज ये नोट कर लें। दूसरी चीज इसमें नोट करने वाली है, वो कह रहे हैं कि ग्लोब, आपने इस तरह का ग्लोब देखा होगा स्कूलों में, ये इस तरह का ग्लोब आपने देखा होगा। अच्छा, इसमें ये इन्फॉर्मेशन के लिए जो चीज़ें हैं जनरल नॉलेज की, ये वैसे आती नहीं है आमतौर पे, लेकिन आपने ये भी चलें देख लेनी है। 11% ज़मीन कल्टिवेटेड है, इस तरह की चीज़ें
चैप्टर में बुक में होती हैं, सही है। ये जो ग्लोब है, सही है, इसमें कहते हैं कि सबसे ज्यादा कलर कौन सा होता है, ये पूछ रहे हैं। ग्लोब में सबसे ज्यादा कलर फिर कह रहे हैं ब्लू होते हैं। ये देखें आप, ग्लोब ब्लू कलर सबसे ज्यादा है। ब्लू कलर क्यों सबसे ज्यादा है? ब्लू कलर हमेशा पानी को रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर को। ये देखें, ब्लू कलर रिप्रेजेंट वाटर, सही है। ये सबसे ज्यादा जमीन पे पानी है, सही है। कितने परसेंट पानी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। जमीन पे 71% ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर। आपने 70 भी नहीं करना है, एग्जैक्ट 71 करना है। अगर एमसीक्यूज आ जाते हैं 70, 71, 72, 73, हाँ अगर एमसीक्यूज आ जाते हैं 70, 80, 90, 60, फिर आप 70 करेंगे, वरना ये 71। और 29% पीछे जमीन रहेगी, सही है। ये आपने पानी का आपको याद हो गया, तो जमीन पीछे 29% है। पानी ज्यादा है, जमीन कम है। उसके बाद इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। अब जमीन को छोड़ दें आप, जमीन में 30% है, जो पानी है 71% जमीन पे। फिर उसको उसने तकसीम किया हुआ है। कहते हैं कि जो जमीन पे 97% पानी है, उसमें से सबसे ज्यादा पानी जो है 97%, यानी पानी का 97% हिस्सा वो कहते हैं कि ओशंस में है। ओशन सबसे बड़ा जहीरा होता है पानी का। दुनिया में 5 बड़े ओशंस हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। 97% पानी ओशंस में है। बाकी 3% जो रह गया वो या दरियाओं में है। सी को आप ओशन के साथ ही रखेंगे, सही है। 97% उसमें, बाकी दरियाओं में है, लेक्स में है, सही है। और ग्लेशियर, कुछ पानी जो है वो जमा हुआ है, सही है, ग्लेशियर की शक्ल में है। तो ये आपने याद रखना है। 3% पानी बाकी है, 97% ओशन में है, बाकी 3% ग्लेशियर, रिवर, स्ट्रीम्स, ये सारा केयर है, सही है। रेन वाटर भी ऐड होता रहता है उसमें। अच्छा अब ये अर्थ रिसोर्सेज हैं, सही है। पानी हो गया। अब थोड़ा सा नेचुरल नेचुरल गैस के वाले से उसने कहा है कि वो भी आज की सोर्स है, सही है, कुदरती जरिया है, ये कुदरती वसाइल में से है। नेचुरल ऑयल को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, ये आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेचुरल ऑयल इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, सही है। ये भी आ सकता है, ये अपने पास नोट कर लें। उसके बाद पानी के वाले से उसने बताया हुआ है, पानी बहुत ज़रूरी है, सही है। हमारे जिस्म में पानी की मकदार सबसे ज़्यादा होती है। बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। आखिर में ये देखें, ये अर्थ रिसोर्सेज और डिवीजन, ये पानी वाला। अब एयर जो है, एयर का क्या फंक्शन है, सही है। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड, मैंने पहले भी बता दिया, हवा हर जगह मौजूद होती है, सही है। बहुत आसान चीज़ें हैं, सही है। फास्ट ब्लोइंग एयर, पीछे हम पढ़ के आ गए हैं, जो हवा है उससे बिजली भी बनती है विंड मिल में, सही है। अच्छा, सोयल है, सही है। सोयल प्लांट्स उगाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोयल का। प्लांट्स को उससे नमकियात मिलते हैं, हम पीछे पहले चैप्टर में पढ़ के आए थे, सही है। अच्छा, ये जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं, लेकिन ये साइंस में नहीं आते। जनरल नॉलेज का पोर्शन है, जनरल नॉलेज वो पाक स्टडी से जो भी आएगा आएगा, सही है। वर्ल्ड सोयल डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर, ये साइंस में नहीं लाएगा, लेकिन फिर भी आपने इसको चलें अपने मुतालिक के लिए, अपने नॉलेज के लिए देख लेने। फॉरेस्ट है, इनका क्या फंक्शन है, इससे हमें लकड़ी मिलती है, सही है। ये कुदरती सारे वसाइल हैं। बहुत आसान आसान चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। नेचुरल ऑयल है, सही है, इसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ये आ सकते हैं, ये आपने याद रखना है, सही है। अंडरग्राउंड होते हैं, सही है। नेचुरल गैस होती है, ये भी ज़मीन से निकलती है, सही है। मिनरल्स हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं ज़मीन में। देखें, गोल्ड है सबसे, ये महंगा भी होता है, सही है। गोल्ड, सिल्वर है, साल्ट है, ये सारे ज़मीन से निकलते हैं हमारे लिए, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, सही है। फिर इस चैप्टर में जो आखिरी चीज़ काम की है, देखें, फॉसल्स, ज़मीन के नीचे जो चीज़ें होती हैं, सही है। फॉसल फ्यूल्स भी हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा, ये देखें, अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है, आखिरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कौन सी रिसोर्सेज ऐसी हैं जो रिन्यूएबल हैं, यानी कि, और कौन सी नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी कि वो सोर्स जो हमने इस्तेमाल कर ली अब दोबारा हमें नहीं मिल सकती, वो नॉन रिन्यूएबल है, सही है। मिसाल के तौर पे कोयला है, कोयला हमने जला दिया, उससे काम ले लिया, सही है, वो दोबारा अब हमें नहीं मिल सकता, रिन्यूएबल नहीं है वो, सही है। पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, इनकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये सही है। ये रिन्यूएबल नहीं हो सकती। आप कहें कि ऑयल यूज़ कर दिया और दोबारा हम उसको रिन्यूएबल कर दें, तो ऐसे नहीं है। या कोयला है, या पेट्रोल है, या डीजल है, देखें ये सारी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हैं, आपने याद रखने। रिन्यूएबल में क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले एयर है। अब मिसाल के तौर पे एयर से आपने बिजली बना दी, एयर तो जो है वो हर टाइम मौजूद रहती है। वाटर है, पानी,
पानी आपने जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं, पीछे से और आता है, रेन वाटर है, पूरा सिस्टम वाटर साइकिलिंग का अल्लाह ताला ने रखा है निज़ाम सही है। इसी तरह सॉइल है, फॉरेस्ट है, आप जो दरख्त काटते हैं वो वक्ती तौर पे वो बहुत नुकसानदेह है सही है, डिफोरेस्टेशन। लेकिन दोबारा दरख्त उगते हैं, सोलर एनर्जी है, क्योंकि सोलर एनर्जी सूरज से बनती है। आप एक दिन सोलर एनर्जी इस्तेमाल करें, अगले दिन फिर सूरज ने वो एनर्जी बना देनी है। सारे रिन्यूएबल हैं जो दोबारा पैदा होती हैं, देखें विंड वाटर सोलर। अच्छा, इस चैप्टर में जो है वो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमें कैसे नेचुरल रिसोर्सेज बचानी चाहिए, हमें प्लांट्स जो है वो प्लांट्स उगाने चाहिए। जो है वो पेपर प्लास्टिक ग्लास इनका इस्तेमाल बड़े मुताद तरीके से करना चाहिए। प्लास्टिक जो है वो उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। हवा साफ रखनी चाहिए, पानी साफ रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो प्लांटेशन, देखें पानी बचाना चाहिए, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका इस्तेमाल तरीके से करना चाहिए। ये चैप्टर इसमें इतना ही है सही है, की पॉइंट्स और एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी बहुत ही आसान है सही है, छोटा सा चैप्टर है, वो भी हम अभी करते हैं सही है। चैप्टर नंबर 8, आज हमारी साइंस कंप्लीट हो जाएगी चौथी क्लास की, फिर हम पांचवी स्टार्ट करेंगे। आज द वेदर एंड क्लाइमेट, ज़मीन का मौसम और आबो हवा। अब आपने पहले वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क करना है सही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप कभी भी ये नहीं कहते कि आज का क्लाइमेट क्या है, ठंडा है गर्म है। आप हमेशा कहते हैं आज वेदर क्या है, या सर्च करना हो गूगल पे तो वेदर सर्च करते हैं। वेदर कहते हैं आर्जी तौर पे जो मौसम होता है, आज ठंड है, कल गर्मी हो, कल सूरज निकल आएगा, फिर अगले दिन चेंज हो जाएगा। वेदर चेंज होता रहता है, ये टेम्परेरी होते हैं, आर्जी होते हैं, ये याद रखते हैं। क्लाइमेट मुस्तकिल होते हैं, इसको आबो हवा कहते हैं। यानी कि हम आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान की आबो हवा कैसी है, तो आप कहेंगे मुतदिल है, दरमियानी है, सर्दियों में थोड़ी ठंड हो जाती है, गर्मियों में गर्मी हो जाती है सही है। तो आबो हवा मुस्तकिल होती है सही है। और मौसम जो है वो आर्जी होता है, आज का मौसम कैसे है, कल का मौसम कैसे है। अच्छा, फिर आगे वो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है, वो कहते हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो ये जो मौसम का है पता लगाते हैं। आप नेट पे भी देखते हैं कि पूरे हफ्ते का लिखा होता है, आज बारिश होगी, कल धूप होगी, परसों क्या होगा, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है सही है। तो वो कहते हैं कि ये कैसे पता लगाते हैं, प्रिडिक्शन कैसे कर लेते हैं। तो ये प्रिडिक्शन जो साइंटिस्ट करते हैं वो किससे करते हैं, दो चीज़ों से करते हैं सही है। पहली चीज़ जो है वो अपने पास नोट कर लें, मूवमेंट ऑफ विंड्स, हवाओं की मूवमेंट, और मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, बादलों की और हवाओं की मूवमेंट देख के वो प्रिडिक्शन करते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी सही है। ये दो चीज़ें अपने पास नोट कर लें। फिर उसके बाद आखिरी जो इसमें तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इसमें से एक एमसीक्यूज वो लाजमी ला सकते हैं सही है। अब ये देखें मुख्तलिफ साइंस बने हुए हैं, बहुत आसान है, ये नेट पे भी होते हैं। जब जब धूप निकली होती है तो सूरज का निशान बना होता है, आवाज़ चल रही होती है तो ये इस तरह का होते हैं। बारिश होती है तो देखें ये कतरे, साथ बिजली भी चमक रही है सही है। और इसके अलावा बर्फ़ हो रही है या ज़ालाबारी हो रही है, क्लाउडी मौसम में तो ये बादल बने होते हैं, ये सारा वो। खैर इस तरह की चीज़ वो लाने नहीं लगा, लेकिन चलें आप ये लाजमी देखें सही है। अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि हम जो है वो क्लाइमेट की बेस पे अर्थ को जो है वो तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं मौसम के हिसाब से। वो तीन हिस्से क्या हैं, वो इसने ये लिखे हुए हैं, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और पोलर जोन। तीन हिस्से आप जमीन के तकसीम कर सकते हैं मौसम के साथ, आबो हवा के हिसाब से सही है। अब ये देखें, ये जमीन है, ये गोल जमीन है, इसके दरमियान में ये जो लाइन है ये इक्वेटर है। इसको क्या कहते हैं, जमीन की दरमियान की लाइन जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, इसको इक्वेटर कहते हैं, ये इक्वेटर है। अब वो कहते हैं कि ये जो पोलर हैं, पोलर जोन ये बिल्कुल साइड के एरिया हैं सही है, इनको हम बर्फानी इलाके भी कहते हैं। पोलर या अंटार्कटिका जो बरियाज़म है वहाँ पे आबादी नहीं है वो, क्योंकि हर टाइम बर्फ से ढका रहते हैं। ये जो पोलर रीजन है, पोलर जोन है, आखिरी वाला पहले कर लेते हैं, ये साइडों पे होते हैं। दो दो इंतहा है, एक जमीन के इस कोने पे है, एक इस पे है सही है। ये पोलर जोन है, कहते हैं कि सूरज यहाँ पे बहुत कम पड़ता है या पड़ता ही नहीं है, इसलिए ये बर्फानी इलाके हैं, यहाँ बर्फ जमी रहती है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं सही है। ये नॉर्थ पोल है एक, और साउथ पोल है दूसरा। फिर कहते हैं ये जो इक्वेटर के करीब करीब इलाके होते हैं, सूरज सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे पड़ता है सही है, यहाँ पे बिल्कुल सीधा पड़ता है। इसके जो करीब इलाके हैं इनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। देखें, ट्रॉपिकल जोन जो है वो कहते हैं कि इक्वेटर के अराउंड होते हैं, इक्वेटर के करीब होते हैं, यहाँ पे सूरज सीधा पड़ता है, सनराइज फॉल्स वर्टिकली सीधी, और यहाँ पे
क्लाइमेट सबसे हॉट होते हैं, सही है। और जो टेम्परेट होता है, ये देखें, ये पोलर हो गया साइडों पे, ये इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल हो गया, बाकी जो रह गया जिसको आप इसने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया हुआ, ये टेम्परेट है। टेम्परेट मतलब दरमियाना। यहाँ पे सूरज सीधा नहीं पड़ता, तिरछा पड़ता है, देखें ये लिखा हुआ है, सन रेज फॉल्स लैंड। तो ये तिरछा पड़ता है। यहाँ पे पाकिस्तान भी इसी में आता है। यहाँ पे मौसम दरमियाना होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंड होता है, सही है। ये आपने समझना है कहाँ पे सूरज सीधा पड़ता है, कहाँ पे तिरछा पड़ता है, कहाँ पे बिल्कुल कम पड़ता है, कहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, कहाँ पे सर्दी होती है। तो यहाँ से एक एमसीक्यूज ला सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही है। अच्छा, इस चैप्टर में फिर जो है वो आसान आसान चीज़ें हैं। बाकी ग्लोबल चेंज इन क्लाइमेट, कहते हैं कि हमारी ज़मीन का दर्जा हर 4 साल बढ़ता जा रहा है, हम उसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। वो इसी वजह से होता है कि फैक्ट्रीज में से और इंडस्ट्रीज में से जो धुआं निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ये अगली क्लास में हम थोड़ा सा मजीद पढ़ेंगे इस हवाले से डिटेल में, सही है। अब चैप्टर 9 जो है वो, और 10 रह गया, सही है। ये भी ख़त्म कर लेते हैं। चैप्टर 10 जो है वो टेक्नोलॉजी वाला, वो तो बहुत जो है वो छोटा सा है, और वो मैं आपको थोड़े से टाइम में करा दूंगा। ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक एमसीक्यूज लाते हैं, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है हमारा, सही है, उसमें से अर्थ, अर्थ के वाले से हम पढ़ेंगे। देखें ये, सबसे पहले आप चीज़ समझ लें, ये उसने डायग्राम बड़े अच्छे से बनाया हुआ है। ये सूरज है, सूरज जो है सेंटर है, मरकज है। सूरज मूव नहीं करता, एक ही जगह होते हैं। सूरज के गिर्द जो मूव करते हैं उनको हम प्लेनेट कहते हैं। 8 प्लेनेट हैं, सही है, जो हम पढ़ेंगे। उसमें से हमारा अर्थ भी है, और 7 प्लेनेट और हैं, सही है, वो हम पढ़ेंगे। फिर हमारे अर्थ के जो गिर्द मूव करते हैं वो मून है, सही है, चांद हमारे। अर्थ जो है वो प्लेनेट है, सन के गिर्द मूव करती है, और अर्थ के गिर्द जो है वो चांद मूव करते हैं, सही है। तो इस हवाले से हम थोड़ा सा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, समझेंगे। सूरज जो है वो मूव नहीं करता, सही है, दरमियान में होता है, इसके गिर्द बाकी सारे मूव करते हैं, सही है। ये देखें, ये सूरज है, सूरज एक जगह खड़ा होता है, बाकी सारे। अब ये देखें, ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे से समझनी है, इसमें बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। 8 से आ रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आपने तरतीब से समझने हैं, सबसे करीब से सबसे दूर तक समझने हैं, सही है। अब देखें, सबसे करीब जो है वो आपने याद रखते हैं मरकरी है, दूसरे नंबर पे वीनस है, तीसरे नंबर पे हमारी अर्थ है, उसके साथ ही मार्स है। अर्थ और मार्स साथ साथ है एक दूसरे के, सही है। इसलिए जो है वो अभी इंसान कभी गया भी तो वो मार्स पे जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद 5वें पे जुपिटर है। आखिरी 3 में आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ, आपको कभी नहीं भूलेगा। सन, SUN, हम सन ही पढ़े हैं। S से सैटर्न, U से यूरेनस, N से नेपच्यून। पहले आप कोशिश करें मरकरी वीनस याद कर लें। अर्थ आपको पता है तीसरे पे है, मार्स चौथे पे है, ये दोनों साथ हैं, 5वां जुपिटर है। और ये आपने तरतीब में याद करने हैं। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि अर्थ, सन के सबसे करीब कौन सा प्लेनेट है, तो वो मरकरी है। फिर ये पूछ सकता है कि अर्थ कितने नंबर पे है डिस्टेंस के हिसाब से, तो तीसरे नंबर पे है, सही है। ये आपने लाजमी देखने हैं, सही है, इंपॉर्टेंट है। और और मरकरी, मरकरी देखें सबसे करीब भी है, सबसे छोटा भी है। ये देखें, ये बने हुए हैं, इसमें सबसे छोटा मरकरी है, बिल्कुल छोटा सा है। और अर्थ देखें, मरकरी से बड़ी है। जुपिटर सबसे बड़ा है, ये आपने याद रखने हैं। आपने डिस्टेंस भी देख लिया, सबसे करीब मरकरी है, सबसे छोटा जुपिटर, सबसे बड़ा है, सही है। अब हम इसके डायमीटर देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये मरकरी है, मरकरी सबसे छोटा है, सिर्फ 4900 डायमीटर है उसका। और जुपिटर सबसे बड़ा है, ये देखें, 1,42,800 इसका डायमीटर है। अर्थ जो है इससे बहुत छोटी है ये, लेकिन मरकरी से बड़ी है, 12,000। आप में इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डायमीटर उसने पूछा तो बाकियों का नहीं पूछेगा, बहुत मुश्किल है। आप अर्थ का याद कर लें, सही है। और सिर्फ ये याद कर लें कि मरकरी सबसे करीब है। और डिस्टेंस फ्रॉम सन इसका 50 है, इसका 110 है। देखें, अब जिस तरह दूर दूर जा रहे हैं डिस्टेंस ज़्यादा हो रहे हैं। इसका 150 है, अर्थ का याद रखें लाजमी। फिर ये देखें, सबसे दूर जो है वो नेपच्यून है। आखिरी मैंने 3 आपको कहा था। S से सैटर्न, U से यूरेनस, N से नेपच्यून, सन, SUN। सबसे दूर पूछ सकते हैं तो नेपच्यून है, सही है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, ये इनके नाम पूछ रहे हैं, ये देखें, अब आपको याद अगर हो गए सबसे नज़दीक से लेकर सबसे दूर तक।
ये जुपिटर है, सबसे बड़ा है, ये तीसरे नंबर पे हमारी अर्थ है, सही है। अब मून जो है, मून मून के हवाले से क्या चीज़ें याद रखनी है, तो ये याद रखते हैं मून जो है वो हमारे अर्थ के गिर्द चक्कर लगाते हैं, इसलिए वो हमारे अर्थ का सैटेलाइट भी है। जिस तरह अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, तो वो सूरज की सैटेलाइट है। मून हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी होती है, लेकिन मून जो है वो नेचुरल है, कुदरती है। फिर दूसरी चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चांद है वो अपनी एक रिवोल्यूशन या गर्दिश कंप्लीट करते हैं आज के करीब 29.5 दिन में। आपने देखा होगा जो कमरी महीने होते हैं, जो चांद के महीने होते हैं, वो या 29 के होते हैं या 30 के होते हैं, ना वो 28 के होंगे ना 31 के होंगे, कभी 29 के होंगे कभी 30। जिस तरह इस बार 30 का महीना था, तो देखें 30 के बाद चांद नजर आए और रोजा हुआ है। तो इसने डिवाइड उस इसकी आप एवरेज निकाल लें 29 और 30 की, तो 29.5। आपसे पूछिए अगर के मून एक रिवोल्यूशन कितने दिन बाद कंप्लीट करता है, तो आपने 29 या 30 नहीं करना, 29.5 करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद इसने बताया हुआ है कि डायमीटर ऑफ मून कितना होता है। जिस तरह ऊपर हमने अर्थ का पढ़ा, मून का भी नोट कर लें, 3500 किलोमीटर होते हैं। और मून का डिस्टेंस कितने है अर्थ से, 3,84,000 है, सही है। ये ये डेट्स अपने पास नोट करें, ये आखिरी दिन आपको देखनी पड़ेंगी। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कंसेप्ट बना लें और आपको जो है वो, आपको ये दोबारा देखनी पड़ेंगी, सही है। इसलिए इनके नोट्स लाजमी बनाए, मैंने कल भी कहा था। पास रजिस्टर रखें, पेन पेंसिल रखें, सही है। अच्छा, फिर देखें ये मून की पोजीशंस हैं। चांद जो है सब पहले दिन का इतना होता है, ये देखें। आपने देखा होगा रमजान का भी, इसको कहते हैं क्रिसेंट मून। मून की 8 तरह की पोजीशंस होती हैं। ये दूसरे दिन थोड़ा बड़ा हो गया, तीसरे दिन और बड़ा हो गया, चौथे दिन बिल्कुल कंप्लीट होने के करीब है, 5वीं पोजीशन पे ये कंप्लीट हो जाएगा। वो आपसे ये पूछ सकता है कि मून की पोजीशंस कितनी है। 8 किस्म की पोजीशंस हैं। 5 पे मुकम्मल होने के बाद वो छठा छोटा हो गया, थोड़ा सा दरमियाना हो गया, फिर छोटा होना शुरू होगा। अच्छा, मून होता मुकम्मल ही है, सही है। ऐसा नहीं है कि मून जो है छोटा बड़ा होता रहता है इस तरह। ये जो मून की साइड है ना, ये देखें, मैंने आपको बताया मून रोटेट करते हैं जमीन के गिर्द। तो ये जो हमें नजर आते हैं ना, ये उसका लाइट पोर्शन होता है, ये डार्क पोर्शन होता है, ये हमसे छुपा हुआ होता है, हमें नजर नहीं आता। हमें यही नजर आ रहा होता है, तो हमें लगता है कि मून छोटा सा है, सही है। तो बहरहाल ये इसका कंसेप्ट आपने समझना है। फिर अर्थ जो है अपने एक्सिस भी रोटेट करती है और सूरज की गिर्द भी करती है। अब हमने पढ़ा था मून जो है वो 29 या 5 दिन में एक अपना कंप्लीट करते हैं, एक वो रिवोल्यूशन, सही है। तो अर्थ कितने दिन में करती है? अर्थ अपनी रोटेशन 24 आवर्स में करती है, और जो उसकी वो है रिवोल्यूशन है वो 365 दिन है, सही है। ये भी कहीं पे लिखा होगा। अर्थ जो है वो 365 दिन में अपना एक जो है वो कंप्लीट करती है, एक साल में करती है, सही है। अगर आपसे पूछ ले कि अर्थ अपनी रेवोल्यूशन, जिस तरह मून 29 या 5 दिन था, तो वो 365 दिन है। अगर आपसे रोटेशन पूछ ले, रोटेशन वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, सही है। रोटेशन के जरिए आपका दिन रात बदलता है, रेवोल्यूशन के जरिए आपका जो है मौसम बदलते हैं, सही है। ये याद रखने हैं। अर्थ की रोटेशनल मूवमेंट भी है, रेवोल्यूशनरी भी है, सही है। रेवोल्यूशनरी जो है 365 दिन है, रोटेशन 24 दिन है, सही है। 24 घंटे, सॉरी। अच्छा। अच्छा, फिर इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। मून, ऊपर मून में आप एक और चीज़ नोट कर लें। जो सूरज के सबसे करीब दो सियारे हैं, मरकरी और वीनस, हमने पढ़ा है, उन दोनों का कोई मून नहीं है। अर्थ का तीसरे नंबर पे अर्थ आ जाता है, उसका सिर्फ एक मून है। चौथे नंबर पे मार्स आ जाता है, मार्स के दो मून है। देखें जिस तरह डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, उस हिसाब से उनके मून भी बढ़ रहे हैं। और जुपिटर और आगे जो सैटर्न है, उनके मल्टीपल मून है। एक के 60 से भी ज़्यादा है, एक के 80 से भी ज़्यादा। वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टोटल नंबर कितने हैं इसमें। उसने नंबर नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि उनके, ये देखें। अब ये आ गया, मैंने पीछे आपको बता दिया था। अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड सन इन अबाउट 365 डेज। ये देखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। रेवोल्यूशन का जिक्र आया तो 365 दिन है, रोटेशन का आया तो 24 आवर्स हैं, सही है। दो चीज़ें हैं। अब ये देखें, सबसे दरमियाना दिन जो होते हैं वो 21 मार्च का दिन बिल्कुल बराबर होते हैं 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। और ये देखें, ये रेवोल्यूशन से होते हैं चेंज मौसम, ये दिन छोटे बड़े जो हो रहे हैं। और 22 जून का सबसे लंबा दिन है, 22 दिसंबर का सबसे लंबी रात है। ये नोट कर लें, शायद इसमें से भी ले आए। अब आखिरी चीज़ इस चैप्टर में समझनी है, ल्यूनर इक्लिप्स, जिसको अपनी ज़ुबान में हम चांद ग्रहण कहते हैं, या दूसरा है सोलर इक्लिप्स, जिसको अपनी ज़ुबान में हम सूरज ग्रहण कहते हैं, सही है।
ल्यूनर एक्लिप्स क्यों होते हैं, कंसेप्ट से समझने हैं। मैंने आपको बताया ये सूरज है, ये एक जगह पे ही है, इसके गिर्द जमीन हरकत कर रही है, इसके जमीन के गिर्द चांद हरकत कर रहे हैं। अब अगर ये चांद जो है, इसके आगे जमीन बड़ी है, चांद छोटे है, सही है। अगर दोनों हरकत कर रहे हैं, ये एक ही जगह पे है, ये हरकत करते करते ऐसा टाइम आ गया कि ये जमीन चांद के आगे आ गई, और सूरज जो है चांद, ये देखें, जमीन ने चांद को छुपा लिया, दरमियान में जमीन है। वो पूछ सकते हैं कि ल्यूनर एक्लिप्स में दरमियान में क्या आते हैं। सूरज तो आ नहीं सकता, सूरज तो एक ही जगह है, ये जमीन आएगी, ये चांद, या चांद जमीन के आगे आ सकता है, या जमीन चांद के आगे। तो ल्यूनर एक्लिप्स में क्योंकि ये चांद ग्रहण है, चांद के ऊपर ग्रहण लगता है, तो ये जमीन उसके आगे आती है, जमीन का साया चांद पे पड़ता है, सही है। तो ल्यूनर एक्लिप्स हम अपनी जुबान में कहते हैं चांद ग्रहण हो गए, चांद छुप जाते हैं, जमीन उसके आगे आ गई है, सही है। अब सोलर इक्लिप्स क्या है, जिसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं। अब सोलर इक्लिप्स में जो है, ये देखें, सूरज तो उसी जगह है, चांद आ गया है आगे जमीन के, जमीन बड़ी है, चांद छोटा है। अब चांद मुकम्मल तौर पे तो जमीन को नहीं छिपा सकता, इसलिए वो कहते हैं कि वी सी पार्शियल सोलर इक्लिप्स। हमें मुकम्मल सोलर इक्लिप्स कभी भी नहीं होता, पार्शियल होते हैं, आधा होते हैं, क्योंकि चांद छोटा है, वो मुकम्मल जमीन को नहीं छुपाएगा, उसका थोड़ा सा हिस्सा छुपा सकते हैं। तो इसलिए मुकम्मल कहीं भी नहीं होता, कहीं कहीं पे होते हैं, सही है। कहते हैं कि फलां मुल्क में सूरज ग्रहण हुए लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुए, या पाकिस्तान में हुए, तो डिपेंड करते हैं कि ये चांद जो है वो कौन सा हिस्सा जमीन का छुपाता है, सही है। और जमीन को मुकम्मल नहीं छुपा सकता, छुपाए तो पूरी दुनिया में एक ही साथ सूरज ग्रहण हो जाए और अंधेरा छा जाए, सही है। आपने समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पूछ सकते हैं। चांद ग्रहण में दरमियान में क्या चीज़ आती है, सूरज ग्रहण में दरमियान में क्या आ जाता है, सही है। चांद ग्रहण में दरमियान में जमीन आती है, उसका साया चांद पे पड़ता है। सूरज ग्रहण में दरमियान में चांद आ जाता है, उसका साया जमीन पे पड़ता है, जमीन का कुछ हिस्सा छुप जाता है, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। की पॉइंट्स आ गए, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी यहाँ पे ख़त्म हो गई। आखिरी चैप्टर जो है वो टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है। ये देखें, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से एमसीक्यूज उसने कभी भी नहीं लाए।